डियर स्टूडेंट, आज मैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे डिस्कशन करूंगा। देखते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, इसको समझने का कोशिश करते हैं। और आज ये भी समझेंगे कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर्स क्या है। इससे अक्सर क्वेश्चन आता है, तो हम देखते हैं। मैंने बताया न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, एक्चुअली हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन होते रहता है। ये जो कोऑर्डिनेशन किसके बीच में होता है? हम जानते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेशन होता है, दो तरीके का कोऑर्डिनेशन होता है। एक तो न्यूरल के थ्रू कोऑर्डिनेशन होता है, यानी नर्वस सिस्टम के थ्रू कोऑर्डिनेशन होता है, और दूसरा केमिकल से कोऑर्डिनेशन होता है। तो इसके लिए केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट चैप्टर में है, और इस चैप्टर में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आखिर क्यों है, और ये केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से कैसे अलग है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्विक होता है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विदाउट वेस्टिंग द टाइम होता है, बिल्कुल रैपिड होता है, इसमें नहीं टाइम लगता है। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन, आप समझ लीजिए कि आपके पैर के नीचे सांप आ गए तो कैसे हम छिटक जाते हैं, तो इसमें क्या टाइम लगा? नहीं लगा। तो ये सभी जितने भी कंट्रोल सिस्टम है वो न्यूरल कंट्रोल के थ्रू होता है, ये सभी न्यूरल कंट्रोल के थ्रू होता है। लेकिन केमिकल कंट्रोल स्लो है, लेकिन लॉन्ग सस्टेनिंग है। जैसे ग्रोथ हार्मोन क्या है? ग्रोथ हार्मोन का जो एक्शन होगा वो स्लो होगा। ऐसा नहीं कि ग्रोथ हार्मोन ले लिया, अभी इंजेक्शन ले लिया और रातों रात बड़े हो गए, ऐसा नहीं होगा। ग्रोथ हार्मोन स्लो एक्ट करेगा, लेकिन सस्टेनिंग होगा, लॉन्ग टाइम के लिए होगा, ड्यूरेबल होगा। तो इसलिए केमिकल कंट्रोल स्लो है, सस्टेनिंग है, ज्यादा टाइम लेता है। तो हमने ये देख लिया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। न्यूरल कंट्रोल में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक इंपल्स कैसे जनरेट होता है और वो इंपल्स कैसे ट्रांसफर करता है। इंपल्स की ट्रांसमिशन देखते हैं, न्यूरॉन्स में कैसे इंपल्स का कंडक्शन होता है, ये देखते हैं। और फिर ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे का, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसके बारे में पढ़ेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो पार्ट है वो क्या क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो कहाँ होता है? बोन्स में होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके बोन्स में या आपके स्केलेटल सिस्टम में कौन सा नर्वस सिस्टम है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। आपके बोन्स में सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। तो हमने ये देख लिया। तो सबसे पहले हम इस चीज को जानने से पहले, इसको और आगे एक्सप्लेन करने से पहले, हम ये समझते हैं कि जिस नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी कि जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये जो नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम में दो डिवीजन है। हमने बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम क्या ले सकते हैं? इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और इसमें क्या है? इसमें मैंने बताया था कि इसके अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर अल्टीमेटली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है और सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी दो में डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक।
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमने ये बताया कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ऑटोनोमिक और सोमैटिक में डिवीजन किया हुआ है। ऑटोनोमिक के बारे में हम समझ लेते हैं। ऑटोनोमिक का मतलब जो ऑटो मतलब सिर्फ चल रहा होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वैसे जगह पे प्रोवाइडेड होता है जो खुद चलता है। जैसे आपका हार्ट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल्ड है, जैसे आपका स्टमक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल्ड है, जैसे आपका लीवर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल्ड है, आपका इंटेस्टाइन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल्ड है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए आपकी कंट्रोल की जरूरत नहीं है, वो ऑटो कंट्रोल होगा, इसीलिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। लेकिन स्केलेटल सिस्टम में हम जानते हैं कि स्केलेटल सिस्टम में ये वॉलेंटरी होता है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम इसमें होता है। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो नर्वस सिस्टम है जिसका कि हमने देख लिया है कि सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसके बारे में तो हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन अब हम पहले नर्वस सिस्टम का जो यूनिट होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, जो जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को हम समझते हैं कि ये न्यूरॉन्स क्या है। सही बात यह है कि न्यूरॉन्स भी एक इवोल्यूशनरी फेज से गुजरा है। ये जो इवोल्यूशनरी फेज हुआ है क्या है, और न्यूरॉन्स जिसको हम कहते हैं यूनिट, ये आखिर कैसे काम करता है इसको समझते हैं। इवोल्यूशनरी फेज करने का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि कभी एक टाइम ऐसा है कि जहां न्यूरॉन क्या हुआ, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो रहा है। एक्चुअली जो सेल होता है, एक्चुअली जो सेल है, मान लो कि ये सेल है, ये सेल है, और यही सेल धीरे धीरे इस सेल में ही धीरे धीरे बहुत सारे प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, बहुत सारे प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, और इस प्रोसेस के थ्रू कुछ प्रोसेस और लंबा हो जाता है। तो सेल के अंदर जो बहुत ज्यादा प्रोसेस हो गया, जो बहुत सेंसिटिव हो गया और एक स्पेशल फंक्शन कर लिया, बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल हो गया, वही हो गया न्यूरॉन। उसी को कहते हैं न्यूरॉन। कभी हम देखेंगे कि न्यूरॉन में सिर्फ एक्सोन ही है, तो उसको यूनिपोलर, एक्सोन और डेंड्राइट्स, वन एक्सोन और वन डेंड्राइट्स है, उसको बाइपोलर बोलेंगे। वन एक्सोन और बहुत सारे डेंड्राइट्स है, उसको मल्टीपोलर बोलेंगे। और कभी ऐसा भी होता है एपोलर भी होता है, जैसे हाइड्रा के केस में एपोलर होता है। तो हम देखते हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता कैसे है, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएगा। देखते हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ये जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन में हमने ये देख लिया इस तरीके का स्ट्रक्चर, सिंपल। यहां न्यूक्लियस है और उसके बाद ये क्या है, डेंड्राइट्स है। ये इस तरीके से डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये सिंपल है, हमने ये देख लिया कि किस तरीके से ये डेंड्राइट्स और ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हुआ स्वांस, ये हुआ माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ के अंदर ये होता है स्वान सेल, इसको कहते हैं माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। और ये जो है इसको हम बोलते हैं स्वान सेल। इसे हमने बोल दिया, ये क्या हुआ, डेंड्राइट्स। उसके बाद बीच में ये होता है
इसको कहते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी का दूसरा नाम है सोमा, और इसको साइटोसोम भी बोलते हैं। हमने बताया इसको साइटोसोम भी बोलते हैं। इसी सेल बॉडी में कुछ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होता है। इसी सेल बॉडी में कुछ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होता है कि मान लो ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स है, और इस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स को कहते हैं मिसेल्स ग्रैन्यूल्स। चूंकि सेल बॉडी है, सेल बॉडी ही इसको क्या करेगा, कंप्लीट को न्यूट्रिशन देगा। तो ये जो न्यूट्रिशन देगा, निश्चित रूप से न्यूट्रिशन का पार्ट में प्रोटीन भी होगा, न्यूट्रिशन के पार्ट में कार्बोहाइड्रेट भी होगा। तो हम देखते हैं, तो ये जो मिसेल्स ग्रैन्यूल्स होता है, चूंकि इसका डेवलपमेंट करना है, इसीलिए प्रोटीन की सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। प्रोटीन का सिंथेसिस क्यों कर पाता है? इसलिए कर पाता है क्योंकि इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और प्लस राइबोसोम होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ भी चुका है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। हमने बताया कि प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम हुआ। तो इतना समझ में आया है कि ये जो डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स के बाद ये मैंने सेल बॉडी बताया, और यहाँ पे प्रोटीन की फैक्ट्री प्रेजेंट है जो कि प्रोटीन बनाएगा। तो प्रोटीन बनाएगा तो क्या होगा, हम आगे भी देखेंगे। इसके बाद ये पार्ट होता है एक्सोम। ये क्या है? एक्सोम। और ये बीच में क्या हुआ, एक्सोप्लाज्म। ये पार्ट हुआ एक्सोम, और इसमें बीच में जो प्लाज्म है इसको हम कहेंगे एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म। इसके बाद ये हुआ, इसको क्या कहेंगे, एक्सोन टर्मिनल। टर्मिनल। और ये क्या हुआ, साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब। और बीच में जो ये स्पेस होता है जहां माइलिन शीथ नहीं होता है, इसको कहते हैं, मैं इस साइड में लिख देता हूं, इसको कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर्स। नोड्स ऑफ रैनवियर्स। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। कोई भी इंपल्स डेंड्राइट के साइड से आता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंपल्स का डायरेक्शन क्या है? तो इंपल्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, डेंड्राइट्स के थ्रू आएगा। इसको हम कहते हैं सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल यानी सेंट्रीपीटल डायरेक्शन में डेंड्राइट से सेल बॉडी में आएगा। डेंड्राइट से सेल बॉडी में आ गया, और अब ये सेल बॉडी से पास होगा। लेकिन एक मुसीबत है। मुसीबत ये है कि जैसे ये इंपल्स पास होगा तो ये माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ इंसुलेटर का काम करता है। माइलिन शीथ में इंपल्स पास नहीं कर सकता है, और जगह जगह माइलिन शीथ है, एक रेगुलर इंटरवल पे माइलिन शीथ है। तो आखिर इंपल्स पास कैसे होगा? माइलिन शीथ बनाया क्यों गया है? माइलिन शीथ एक प्रोटेक्शन का काम करता है, पहली बात। दूसरी बात कि माइलिन शीथ के वजह से ही इंपल्स का कंडक्शन फास्ट होता है। तो हमने ये देख लिया कि फास्ट कैसे होगा, क्योंकि जैसे ये इंपल्स यहाँ आएगा तो ये इंपल्स जंप कर जाता है। इंपल्स जंप करता है, और जिस जंपिंग ऑफ इंपल्स को कहते हैं सल्टेटरी कंडक्शन। यानी इंपल्स का जो कंडक्शन हो रहा है वो सल्टेटरी वे में हो रहा है, यानी जंपिंग मेथड से हो रहा है। ये माइलिन शीथ के होने का फायदा है। अगर ये माइलिन शीथ नहीं होता तो स्लो होकर के आता, पास करता, स्लो पास करता, तो ये दिक्कत होती है। इसीलिए
ये करता क्या है, साल्टेटरी कंडक्शन। जैसे हम कहीं चल रहे हैं धीरे धीरे और या कहीं हम जंप कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से जंपिंग करेंगे तो वो क्या होगा, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। इसीलिए इस माइलिन शीथ को बनाने के लिए यहाँ पे स्वान सेल प्रेजेंट होता है। स्वान सेल का ही सिक्रीशन माइलिन शीथ को बनाता है, और ये माइलिन शीथ लिपिड रिच होता है, लिपिड का बना हुआ है, लिपिड रिच है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और किससे बनता है, स्वान सेल के सिक्रीशन से। लेकिन एक क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ तो स्वान सेल ने बनाया है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बनाने वाला सेल एक और है जिसको कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। हमने बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट है माइलिन शीथ बनाने वाला सेल, उसको हम कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो ये ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बनाता है। हमने ये देख लिया कि अब इस तरीके से साल्टेटरी कंडक्शन के हेल्प से अल्टीमेटली इंपल्स यहाँ पहुंच जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल होते हुए साइनेप्टिक नॉब में पहुंच जाएगा। तो हम साइनेप्टिक नॉब का स्ट्रक्चर्स भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि साइनेप्टिक नॉब क्या होता है। साइनेप्टिक नॉब का स्ट्रक्चर्स कैसा है, यहां ये है साइनेप्टिक नॉब, इसको मैंने यहां पे बनाया। और इस साइनेप्टिक नॉब में जगह जगह पे क्या होता है, इस जगह जगह पे साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। हमने देख लिया कि इसमें क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल्स है। ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है अल्टीमेटली ये इसके अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ होता है। इसके अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर एक है एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। अब हम ये देखते हैं कि ये एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर आखिर बनता कैसे है और आया कहां से है। साइनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड है, और हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर साइनेप्टिक नर्व के अंदर एक और भी चीज होता है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जगह जगह पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, जगह जगह पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। हमने ये देख लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें प्रेजेंट हो गया। पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ये एसिटाइल कोलिन आया कहां से। निश्चित रूप से इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो एसिटाइल कोलिन है ये दो चीज से बना हुआ है, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से और दूसरा कोलिन से, दोनों मिलाकर के एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर बना। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहां से आता है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है। एसिटाइल क्योंकि इसके अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ये है। और उसके बाद कोलिन कहां से आता है, तो कोलिन आता है आपका कहां से, जीआईटी से। जीआईटी आप जानते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आता है। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये अल्टीमेटली जीआईटी से आया, और ये जीआईटी से अल्टीमेटली इसके अंदर कोलिन आ जाता है। कैसे आएगा, कैसे, डायरेक्ट तो इसमें तो आएगा नहीं। जीआईटी से अल्टीमेटली हेपेटिक पोर्टल वेन के हेल्प से हार्ट में आएगा, और हार्ट से अल्टीमेटली फिर सर्कुलेट होगा, ठीक है। तो नहीं, आप इसके सीक्वेंस को फिर से समझ लीजिए। मैंने बताया कि जीआईटी यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से
कोलिन कहाँ आएगा, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में आएगा और लीवर से हार्ट में आएगा, हार्ट से सर्कुलेशन में आएगा। तो इस तरीके से कोलिन इधर से आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया से आपका एसिटाइल कोएंजाइम ये हो गया, एसिटाइल कोलिन बन गया। अब ये एसिटाइल कोलिन जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये इंपॉर्टेंट काम करेगा। जैसे ही हमने देखा कि डेंड्राइट से जो इम्पल्स आया था वो अल्टीमेटली सैल्टेटरी कंडक्शंस की हेल्प से पास हुआ और पास होते गया, अल्टीमेटली साइनेप्टिक वेसिकल तक पहुंच गया और साइनेप्टिक वेसिकल तक जैसे ही इम्पल्स पहुंचता है और इसके मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करता है, जब इसके मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करता है तो होता क्या है कि ये मेम्ब्रेन भी एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करना शुरू कर देता है, यानी एक्टिव हो जाता है। और जैसे ये एक्टिव हो जाता है तो यहाँ जो प्रेजेंट होता है कैल्शियम चैनल, वो कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है और कैल्शियम चैनल जैसे ओपन हो जाता है तो चूंकि इसके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम आयन ज्यादा है तो ये कैल्शियम अंदर आ जाता है और जैसे ये कैल्शियम अंदर आता है तो कैल्शियम साइनेप्टिक वेसिकल्स को खींच लेता है। क्यों? क्योंकि साइनेप्टिक वेसिकल्स के ऊपर चारों तरफ मेम्ब्रेन में निगेटिव चार्ज है और कैल्शियम में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए वो खींच लेता है। और जैसे वो खींचता है क्या होता है कि ये जल्दी में फोर्स के साथ खिंचाता है और आकर के टूट जाता है, टकरा करके अल्टीमेटली टूट जाता है और टकरा करके टूट जाता है। तो फिर अब ये क्या हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन बाहर रिलीज हो जाता है। और जैसे ये एसिटाइल कोलिन बाहर रिलीज हो गया, अब क्या होगा, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर इसका रिसेप्टर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और उस रिसेप्टर से अटैच हो जाता है, उस रिसेप्टर से ये अटैच हो जाता है और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है और अल्टीमेटली फिर वहां से वो ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। तो हमने ये दिखाया कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसका मतलब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी है, तो इसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अगर हम और समझने का कोशिश करें तो ये हुआ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और ये होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इसके बीच में जो स्पेस है, इस बीच के स्पेस को क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और तीनों मिलाकर के ये हुआ और ये मैंने बताया था कि ये क्या है अल्टीमेटली कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये तीनों मिलाकर के क्या बना दिया, साइनेप्स बनाया। तो साइनेप्स के लिए ये तीनों मिलाया तो साइनेप्स बना। तो हमने ये भी देख लिया है कि ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है और इम्पल्स का कंडक्शन किस तरीके से हुआ है। एज ए होल आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। 2-3 बार इसको जरूर आप सुन लीजिएगा तो जरूर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्स है इस जगह पे कंडक्शन में कि किस तरीके से कंडक्शन हो रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। तो हम अभी तक हमने कंडक्शन देखा है, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे का कहानी कि ये क्या हो रहा है। तो आज का क्लास मैं यहीं पे बंद कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग बायोलिब एकेडमी।